नमस्कार, आर एक्सप्रेस के खास व भोगी मुद्दे की बात में आपको स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज का मुद्दा बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारे पैनल पे बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से अभिषेक मिश्रा जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वहीं राहुल निर्मल है जो लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष है, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आइए शुरुआत करते। सबसे पहले सवाल बीजेपी से, क्योंकि सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, तो सवाल भी इन्हीं से बनता है। लगातार देखा जा रहा है अभिषेक जी की क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब चुनाव के दौर था तब यही अब आपकी बीजेपी पार्टी कह रही थी कि अपराध और अपराधी जो है वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन लगातार अपराध का ग्राफ जो बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग समाजवादी पार्टी पे हमलावर थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज है, तो आपकी सरकार में क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में? लगातार हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं। जी, आपके प्रश्नों का मैं एकदम सही उत्तर दे रहा हूं। जो आपने प्रश्न किया है कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि प्रशासन और हमारी सरकार इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जितने भी आप मामले देख रहे हैं, हमारी सरकार प्रशासन के साथ मिलकर उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर जेल में डाल रही, चाहे वो जहां का भी मामला हो, चाहे वह अपने रायबरेली क्षेत्र का ही मामला रहा हो या फिर वह प्रदेश का मामला रहा हो। हमारी सरकार सभी जो भी क्राइम कर रहा है उनको पकड़ रही है और उनको जेल से जेल, वो भी जल्द से जल्द विदिन 3 to 4 आवर्स में ही वो अपना काम कर रही है। मतलब अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, भले ही कार्रवाई हो रही हो। अपराध के ग्राफ को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही, जो कि पिछले सरकारों में हम लोग लगातार देख रहे थे कि आए दिन 24 घंटे में कितने सारे मामले होते थे, लेकिन आज हमारी सरकार में वो मामले बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। यदि ऐसे मामले हो रहे हैं तो उस ग्राफ को कंट्रोल करके, वो भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हम लोग बहुत जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़कर जेल में तुरंत से तुरंत अतिशीघ्र डाल रहे हैं। राहुल जी, सवाल अब आपसे है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जब सरकार थी तो यही बीजेपी जो है कह रही थी कि सपा सरकार में गुंडा राज। आज अगर क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही है? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि गुंडा राज इतनी समय चल रहा है, राम राज चल रहा है, वो आप भी जान रहे हैं, मीडिया वाले तो भरपूर तरीके से जान रहे हैं। जब इस देश में, इस प्रदेश में मीडिया सुरक्षित नहीं है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आम जनमानस का क्या होगा हम तो ये जानते हैं। आप घटना देख लीजिए, आगरा से लेके, आगरा में 3 लोगों को मारा गया, जला भी दिया गया। इस तरीके से खौफ अधिकारियों के अंदर कोई प्रकार का कुछ है ही नहीं। जिस देश में, जिस प्रदेश में दावे करते थे सब पूरी तरह से फेल हैं। कहीं पे भी गुंडा का ये नामो निशान नहीं मिटा पाए हैं, सिर्फ अपने चहीतो दुश्मनों को या किसी प्रकार की रंजिशों को लेकर। योगी जी ने तो कहा था सत्ता संभालते कि जो भी अपराधी होंगे वो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, फिर सलाखों के पीछे चलेंगे। ठीक है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अभी तक ये आप देख लीजिए, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, विकास दुबे की हत्या देख लीजिए आप। ये अगर इतना बड़ा अपराधी इस प्रदेश में संरक्षण ले रहा है तो किसके सिरे पे ले रहा है? कहीं में कहीं जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे और फिर भी प्रशासन मौन थी। क्यों थी? क्यों उसे देखा नहीं गया? जब हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के सीओ सर्किल जैसे लोग की हत्या हो गई है, हम 8 जवानों को अपने बीच से खोए हैं, तो इसका दोषी कौन है? हम तो उत्तर प्रदेश सरकार को मानेंगे, बीजेपी की सरकार को मानेंगे। आप रायबरेली से ले लीजिए, रायबरेली में देख लीजिए, अभी प्रशासन ने जिस तरीके से रुकैया किया है, हाई टार्चर दिया, उसको मारा गया, पीटा गया, अंदर किस तरीके से उसके साथ क्या क्या किया गया होगा। आज वो मर गया, उसमें लीपा चोपी किया जा रहा है। कोई तरीके से नहीं, फर्जी लोगों को लाकर बंद करके हर्जी दिखा दिया जाता है कि लो हमने कर दिया, साफ सुथरा कर दिए कि हमारी तरफ से हो। कहीं पे अपराध मुक्त नहीं हुआ है प्रदेश हमारा, अपराध ग्राफ बढ़ गया है। आप देख लीजिए, अगर पहले की अपेक्षा अब की अपेक्षा देख लीजिए, उसके बाद जैसा आप निर्णय बताइए। आप पत्रकार हैं, आप अच्छे हैं, रायबरेली से बहुत अच्छे पत्रकार हैं। रायबरेली का मान लीजिए, प्रदेश को छोड़ दीजिए, आप रायबरेली से ले लीजिए। रायबरेली में इतनी बड़ी बड़ी अपराधें होती हैं, क्या होता है? बीजेपी के यहाँ पे सत्ताधारी विधायक हैं। अभिषेक जी, देखा जाए अगर कल का मामला लालगंज कोतवाली का देख लिया जाए, रायबरेली में युवक के जो मृतक है उसके परिजनों का आरोप है कि उसको 3rd डिग्री थाने में दी गई, थाने में उसकी मौत हुई। लगातार परिजन मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। हाँ, जरूर पुलिस ने क्या किया, तत्काल उस थाने के एसएचओ को जो सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो परिजनों की मांग है वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। अब उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। तो इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं कि लोगों को, विपक्ष को मुद्दा मिल जा रहा है और विपक्ष हमलावर हो रही है? विपक्ष, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने सपा के प्रवक्ता जी जो हमारे बीच में बैठे हैं और कांग्रेस जी जिसका आपने नाम लिया है, विपक्ष सिर्फ धरने पे बैठ सकता है और धरने से ही अपनी बात रख सकता है। विपक्ष के पास दूसरा इस समय कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर वह घटना घटित हुई है लालगंज की, जो आप और हम लोगों ने देख रहे हैं,
प्रशासन और हमारी सरकार ने तुरंत ही मजिस्ट्रेट जांच की को बोला है, और आपने देखा कि तुरंत ही तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे पार्टी ने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, तुरंत ही वहां के एसएचओ को निलंबित किया गया और मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई। दोषी कोई भी होगा उसको, मेरी सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, अगर दोषी कोई भी होगा, हम होंगे, आप होंगे या कोई भी होगा, उसको तुरंत सजा मिलेगी और उसको तुरंत जेल होगा। अभी अगर ये आप ही की बात में आ रहा हूं, अगर ये मामला पुलिस से जुड़ा ना होता, पुलिस पे आरोप ना होता, तो आपको नहीं लग रहा कि इतना विरोध प्रदर्शन के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता? अरे भाई, पुलिस के खिलाफ अगर आरोप लग रहा है, मुकदमा दर्ज करो, जांच करके कार्रवाई करो, तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? ये तो बड़ा सवाल है ना। जी बिल्कुल, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ पे। इतना बताना चाहता हूं मैं कि सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए बोला है, जो कि एक प्रोसेस होता है प्रशासन का। आप हमसे भली बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू उस कार्य को किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले वो भी ये नहीं कि बहुत दिन लिया जा रहा है, उन्होंने तुरंत ही मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की, जांच बैठ चुकी है, कमेटियां आ चुकी हैं, बराबर ही उस पर आदेश दिया जा रहा है। अरे भाई, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि पहले मुकदमा दर्ज कर लेते, आप उसके बाद जांच करते। आपने एसएचओ को निलंबित कर दिया कि मामला ठंडा पड़ जाए, लेकिन उनका जो उन दरोगा के ऊपर आरोप है, जो सिपाही पे आरोप है, जिसको टार्चर करने का आरोप लगा, परिजन मृतक के परिजन लगाए, जिसको लेकर कल हाईवे भी जाम किया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो अगर सीधे तौर पर जो परिजनों की मांग थी, मुकदमा आप दर्ज कर लेते। परिजन तो ये नहीं कह रहे थे कि नहीं आप उनको तत्काल जेल भेज दो। भाई, पहले मुकदमा दर्ज करते, उसके बाद आप कार्रवाई करते। अगर जांच में नहीं निकलता तो ठीक था, नहीं तो आप निर्दोष साबित कर देते। देखिए, किसी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? भाई देखिए, किसी की मांग को लेकर तुरंत ही हम एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। यही तो हमारा सवाल है। अगर ये पुलिस के ऊपर आरोप न लगता, कोई आम आदमी पे लगता, तो पुलिस बगैर जांच करे पहले मुकदमा लिखती और उठा के जेल भेज देती। जब उन्हीं के जो खाकी पे ही आरोप जब लग रहा है, तो खाकी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सवाल हमारा ये है। यदि दोष सिद्ध होगा तो उस पर बिल्कुल ही निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और तुरंत ही उसको जेल भेजा जाएगा। दोष सिद्ध होने दीजिए। प्रशासन के ऊपर जो मजिस्ट्रेट जांच बैठी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, पुलिस के ऊपर आ जाए, प्रशासन के ऊपर आ जाए, तो पहले जांच होगी, उसका मुकदमा लिखा जाएगा। आम पब्लिक के खिलाफ बहुत ऐसे मामले आते हैं कि पहले एप्लीकेशन गई नहीं कि मुकदमा थानेदार ने लिख दिया, तत्काल लिख देते फर्जी। मतलब जब पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। देखिए, हमारे जो ऊपर सूबे के मुखिया हैं, जो ऊपर हमारे सूबे से जो आला अधिकारी हैं, उनका एक अपना पैरेलल है, वो उसी आदेश पे कार्य कर रहे हैं। वहां से जैसे ही बताया गया है सुप्रीमो की तरह से कि यहाँ पे इनको जांच बैठाई जाएगी, जैसे कार्य किया जाएगा वैसे ही वहां पे कार्य किया जा रहा है। जो आदेश करेगा रोहित भैया, सुप्रीमो जैसा होगा वैसा काम होगा। लेकिन ये कहिए किसी के धरने पे बैठ के हम तुरंत ही पुलिस को दोषी ठहरा दे, तो इसमें मैं नहीं जवाब। जब घर का मुखिया चोर होगा तो काहे वो होगा, सीधी सी बात है भैया। देखिए, आप बात करते आम जनमानस की बात रख लीजिए ना। क्या एक छोटी सी घटना होता है तो क्या उस पर जांच होती है, उस पर जांच बैठती है कि क्या इस पे जो आईओ होता है जांच करने के बाद उसे दोषी जेल भेजा जाता है, मुकदमा लिखा जाता है। यहाँ थाने पे तत्काल मुकदमा लिखा जाता है और फर्जी कितने मुकदमे लिखे जाते हैं जो बाद में 10-10 साल बाद जेल से छूटते हैं। बहुत से ऐसे मुकदमे हैं। रायबली में की बात कर रहा हूं और अन्य जगह की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए, पत्रकार के ऊपर गोली चली, वहां मारा गए। और यही आप मुख्यमंत्री के, जब आप सोच लीजिए, जब मुख्यमंत्री के कार्यालय के बगल में इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो आम रायबली जिले हो या अदर जिलों में क्या स्थिति होंगी। हर तरीके से हर समाज, हर तरीके से शोषण हो रहा है। और किसी भी प्रकार आप देख लीजिए, इस देश में, एक प्रदेश में एक उठा लीजिए क्राइम ब्रांच कि कितना क्राइम बढ़ा है। सबसे ज्यादा ये लोग तो बता रहे क्राइम इसलिए बढ़ा कि हमारे थाने में तहरीर आती है, हम उस पर तहरीर पर मुकदमा लिखते। सपा गवर्नमेंट में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए वहां पे क्राइम गया, उससे ज्यादा बीजेपी में दिखाई पड़ रहा। अच्छा, ये लोग ये तरकीब दे रहे हैं ना। अभी आप बता दिए, जब बीजेपी सरकार नहीं थी, सपा सरकार था, तो कौन सा मुकदमा नहीं लिखा जाता था और कौन से आवाज आप नहीं उठाते थे, घर में बैठे रहते थे। बीजेपी वाले कौन से ऐसे मुद्दे को घर में उठा, हर एक छोटा सा छोटा मुद्दे को उछालने का काम करते थे। बीजेपी वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोग जब कोई घटना होती है उसको राजनीतिक तूल दे देते हैं, जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। और यही काम भले बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो कर रही थी, तब वो अच्छा था। आज आप लोग कर रहे थे बुरा है। क्या करें, घर में बैठ के जाके विनती करें कि हमारा मुकदमा लिखा जाए, इस दोषी को दोष के मुक्त में कर दिया जाए या मुकदमा लिख दिया जाए, किस प्रकार से उनको दोष मिले। न्याय किस तरीके से मिलता है, धरना दिया जाता है। जब कहीं सुनवाई नहीं होती है, कोई प्रकार का हमारी सुनी नहीं जाती, तो क्या किया जाए, धरना दिया जाती, कोई नहीं सुनवाई होती है। हर दिन आप देख लीजिए सड़कों पे आज लाखों आदमी क्यों आते हैं। आप कहीं देख लीजिए, बछरावा से लेके आप लालगंज देख लीजिए, कितना बड़ा कांड हुआ, क्या हुआ। हर तरीके से एक देखिए, विपक्ष
आवाज को उठाने के लिए धरना देगी अगर आप सही काम करेंगे। हमारा सवाल ये, आपकी सरकार जब थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसको गुंडा राज कहा जा रहा था, तो आज की सरकार को आप क्या कहेंगे? गुंडा राज देखिए फर्जी तरीके से फैलाया जाता था, कोई गुंडा राज नहीं, मतलब गुंडा राज इनकी तरफ से फैलाया जाता था, आपकी तरफ से फैलाया जाता था, कोई गुंडा राज नहीं। आज वही उससे ज्यादा क्राइम है, कोई बीजेपी का कोई भी वक्ता कोई बोल नहीं रहा है, और चाहे आप हो चाहे ब्राह्मणों के साथ इतना हत्या हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। अब बता दीजिए, नहीं तो अपने ब्राह्मणवाद पे क्यों आ जाते हैं, राजनीति पे क्यों आ जाते हैं, जातिवाद की राजनीति नहीं भाई? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे जी, ये तो राजनीति के पहलू हो गई। अगर लगवाना था आप सत्ता में नहीं लगवा पाए, अब आप तो राजनीति कर रहे हैं ना, वाकई में राजनीति नहीं, बसपा भी कह रहे हैं राजनीति सिर्फ राजनीति, दूसरा कोई भी धरना देना है, तरीके से यहाँ पे उनका शोषण हो रहा है और हर तरीके से उनका शोषण हो रहा है, कहीं भी उनका न्याय नहीं मिल रहा है। आप उठा लीजिए, ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल रहा, बाकी जातियों को न्याय मिल रहा है आपके हिसाब से, हर तरीके से हो रहा। आप किसको देख लीजिए, आप यहाँ पे हुआ ये कौन थे, दलित थे। कन्नौज में देख लीजिए जिस तरीके से महिला किया, आप वहां जनौर में देख लीजिए जो पूर्व प्रत्याशी सपा गोली खुलेआम दिन दहाड़े मारा गया। क्या मतलब एक अपराधियों के अंदर खौफनाक नहीं, तो सभी कास्टों में हो रहा, तो आप अपराध पे बात करो, आप जातिवाद पे जाते नहीं कर रहे हैं, हम अपराध पे ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर उस पे कह रहे हैं, एक टारगेट क्यों किया जा रहा है, एक टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक टारगेट बनाया जा रहा है और मारने के लिए चाहे जो। अब से कि अगर देखा जाए लगातार 3 माह में 3 पत्रकारों की हत्या हो जाती है आपकी सरकार में, तो क्राइम का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है ना। आपको क्या लगा, जब पत्रकार जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो जनता के सामने सवाल कौन लाएगा, मुद्दा कौन उठाएगा, आप बताइए। जी बेहद ही निंदनीय है कि हमारे यहाँ के चौथे स्तंभ जिसको माना जाता है पत्रकार, उनकी किसी न किसी तरीके से घटना हो रही है, ये जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय। हमारी सरकार इस चीज़ को बहुत ही प्रमुखता से देख रही है और इस चीज़ को हमारी सरकार के मुखिया ने साफ तौर पे कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ किसी भी तरीके की अभद्रता, चाहे वो प्रशासन करेगा, चाहे वो आम नागरिक करेगी या कोई भी आला अधिकारी करेगा, तो उसको तुरंत ही निर्देश करके उसके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, क्योंकि पत्रकार ही वह स्तंभ है जो कि हमारी पार्टी को या किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने में, सच्चाई को सामने लाने में, सच्चाई को सामने लाए, तभी 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या हो गई। अब हम लोग डरी जुबान से बोलते हैं, कहीं नहीं, लगातार देखा जा रहा है, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे मुखिया ने सीधा बोला है कि जो भी अपराध होगा, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जैसा कि मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि बार बार वो जातिवाद को ला रहे हैं, बार बार वो पार्टी जातिवाद को नहीं ला रहा है, पत्रकार को पानी में उतरकर अपनी मांग पूरी करनी पड़े, इससे बड़ी बेशर्म की बात नहीं हो सकता है। मेरे जब पानी में फतेहपुर में कांड हुआ था, पत्रकारों को जो है जल सत्याग्रह करना पड़ा फतेहपुर में, अभी हाल ही की बात है, पत्रकार ने सही चीज को लेकर अपने अखबार में प्रकाशित किया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब न्याय के पत्रकार को जल सत्याग्रह करना पड़ा, ये फतेहपुर की घटना है। जी बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, 1-2 अगर किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, हमारी पार्टी उनको देख रही है और उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। लेकिन अरे भाई, मिर्जापुर का कांड हम आपको सुना देते हैं ना। मिर्जापुर में पत्रकार ने कहा कि उसने अपने अखबार में, जो डेली न्यूज अखबार था, उस पर उसने प्रकाशित किया था कि जो है जहाँ पे बच्चों को जो है मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, उसका बकायदा उसने वीडियो भी बनाया, उसकी जांच भी हुई, जांच एजेंसी ने जांच में पाया भी कि हाँ नमक रोटी दी जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ इस वजह से उसको जेल भेज दिया गया। एक लाइन और लिख दी गई कि सरकार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से खबर प्रकाशित की गई। अरे भाई, वो तो सत्य उसने दिखाया ना, सत्य लिखा, तो उसको जेल भेज दिया गया। सत्य ही प्रकाशना अगर आप करेंगे तो आपके लिखा जाएगा कि हमारी सरकार पत्रकारों के विरुद्ध में कुछ भी कार्य हमारे देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, पत्रकारों का दिल से क्या सम्मान मिला, सम्मान करती है और सम्मान मिला के लिए जितना भी बन पाएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सम्मान पत्रकारों के लिए क्या हित में इनके लिए बना, क्या कानून बना, हम बता दीजिए। एक पत्रकार के लिए, आप पत्रकार की बात करते हैं, हम पत्रकार की बात करते हैं, चलिए पत्रकार के हित में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ बताइए। क्या भाई, पत्रकारों का संगठन लगातार, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की रही है, पत्रकारों के संगठन ने हमेशा जो है पत्रकारों के हित को लेकर मांग किया कि उनके लिए एक सख्त कानून बना दिया जाए, पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाए। लेकिन आज तक ना तो पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, ना ही कुछ कानून की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? पत्रकार सच्चाई दिखाने के लिए 10 बार सोचता है,
रोहित भैया, पत्रकार, कोई भी पत्रकार है, सच्ची खबर दिखाने के लिए वो 10 बार सोचता है कि हमारे क्या होगा, प्रशासन से क्या होगा, शासन से क्या होगा, कहीं से मुकदमा लिखा जाएगा, फर्जी तरीके से लिखा जाएगा। तो हर तरह से वो दब रहा है पत्रकार। स्वतंत्र, जिस तरीके से स्वतंत्र कहा जाता था, अब वो मीडिया स्वतंत्र नहीं रह गई है। कहीं में कहीं उसको डर रहता से नहीं दब रही है, हमारी सरकार में मीडिया पूर्णतः स्वतंत्र है। आप बात कर रहे हैं मीडिया को क्या नहीं दिया गया। आप अपनी सरकार के बारे में देखिए कि आपके सरकार में मीडियाओं के साथ प्रशांत कनौजिया को देख लीजिए, यहाँ से प्रशांत कनौजिया को देख लीजिए, माननीय दिनेश शर्मा जी का प्रशांत कनौजिया को उठा बंद कर दिया गया है कि मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो किसी भी खबर को प्रकाशित कर सकती है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी स्वयं मेयर रहे लखनऊ। अच्छा, आप अभिषेक जी आप पूछ रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, राजनी के जिला प्रशासन से कितना संतुष्ट है आप? लगातार अगर राजनी में बात की जाए तो राजनी में लगातार जो है थानों से भीड़ निकल के एसपी ऑफिस आती है, डीएम ऑफिस आती है, तो क्या लगता है अधिकारियों से मुलाकात जनता की हो पा रही है? जी, पूर्णता नहीं हो पा रही है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण है, क्या कारण? पूर्णता नहीं हो पा रही, लेकिन मेरी बात को पूरा होने दीजिए। पूर्णता नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, जिसका भी मामला रहा हो वो तुरंत ही आपके सामने, पहले आप चाहे देख सकते हैं सुयस रेस्टोरेंट के पास की जो घटना थी उसमें भी न्याय मिला। अपराधी जो थे वो जेल में पहले जांच होती, उसके बाद आप जांच होती, जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी परसों आप लोगों ने खबर दी जो कि लोगों के बीच में आई, कुछ ही चंद घंटों में ही तुरंत अपराधी को ऑन एनकाउंटर हुआ, जिसमें हमारे एसओजी के पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो प्रशासन अपना पूरा कार्य कर रही। प्रशासन क्या बैठी है घर में? प्रशासन ने एनकाउंटर किया, उसको खुद को चोट लगी, उसके बाद उसने पकड़ा। तो प्रशासन कहीं से भी गलत नहीं, प्रशासन अपना कार्य कर रही है और प्रशासन पूरा कार्य करे। हमारी सरकार, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई दल नहीं होता है। जो भी अपराधी होगा वो जेल में होगा, निश्चित होगा, चाहे हम हो कोई हो। हमारी सरकार ने सख्त बोला है कि अपराधी की जगह सिर्फ वो जेल होगी। मानिए कहां आदित्यनाथ कहां गए विकास दुबे जैसे अपराधी, कहां जेल गए थे? आप बताइए। जब ऐसा इतना बड़ा कांड जानकारी में कमी है, विकास दुबे जी जेल हो आए हैं। जेल हो आया तो छूट कैसे आए? इतने मुकदमा था इनके ऊपर, इतना बड़ा अपराधी छूट कैसे आया? कहीं कहीं संरक्षण, किसी का संरक्षण क्यों? आपकी पार्टी में क्या विकास दुबे नहीं पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए थे बताइए आप? विकास दुबे क्या आपकी पार्टी में नहीं थे? क्या भाजपा में आते मान विकास दुबे बन गए? ये बताइए, इतना बड़ा क्राइम करने का उसका जिगरा कैसे आया? देखिए, किसी के जिगरे को हम आप पार्टी से नहीं जोड़ सकते। कहीं कहीं उसको संरक्षण मिलता है तब होता है अपराधी को, ऐसा नहीं होता कोई कि जाके किसी की हत्या कर दे। कहीं कहीं उसको संरक्षण मिलता है, उसकी जांच हो, कौन संरक्षण दे रहा है। अगर जो संरक्षण दे रहा है तो आप उस पर बिल्कुल स्वतंत्र। आप एक लिस्ट लीजिए। एक कहावत प्रचलित हो गई, भैया गिरफ्तार कर लो हमको, गाड़ी मत पलटाना। हाँ, गाड़ी न पलटाना कर दो। ये कहावत एक चर्चा हो गई है। ये विपक्ष की एक हमजोली है, एक विपक्ष ने नहीं कहा, विपक्ष ने नहीं कहा, हमेशा यही गाड़ी पलट नहीं कहा। रोहित को बताइए कि ये शब्द किसने कहा? विपक्ष ने कहा है कि किसने कहा है? गाड़ी पलटना। अच्छा, बात कर ली जाए, अभी आज की ही बात हम कर लेते हैं। आज अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ समाजवादी पार्टी के लोग आपकी पार्टी के विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो धरने पे बैठ गए। रामलाल अकेला जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे जो प्रमुख हैं विक्रांत अकेला, उनके समर्थन में आज सैकड़ों सपाही आए और धरने पे बैठे। उनकी मांग है कि जो बीजेपी के विधायक है राम नरेश रावत जी, उन्होंने गलत टिप्पणी की है, उनके परिवार पे अभद्र टिप्पणी की, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की, तो इसको लेकर मांग करने और अपनी एक एप्लीकेशन दिया। तो जिस हिसाब से अब लालगंज वाले प्रकरण में कह रहे हैं, इस पे भी जांच होकर तब कार्रवाई होगी। देखिए, अगर उन्होंने इस तरह की गलती की है या अभद्र टिप्पणी की, नहीं, आप सुन लीजिए, वायरल हो रहा है, सुन लीजिए आप। अभी मैंने इस मामले को सुना नहीं है। यदि अगर ऐसी कोई घटना है और मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर मेरे जो ऊपर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, पार्टी के जो हमारे ऊपर के लोग हैं, यदि उसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ पक्का है, निश्चित है जांच बैठेगी। सुनिए, बार बार विपक्ष पे धरना जांच तत्काल उन पे कार्रवाई करवा सकते हैं आप पार्टी लेवल पे, तो आप उच्च कार्रवाई करिए। आप उन पे जिला अध्यक्ष से कहिए, जिससे कहना हो कहिए, आपको वायरल हो जाएगा। आप मीडिया को कह रहे हैं मीडिया कार्य नहीं कर रही, मीडिया 24 मिनट नहीं जीत पाए थे। आप चैनल खोलिए, 24 मिनट नहीं बैठे, 150 लोगों ने उसको वॉच आउट किया। 183 शेयर 24 मिनट में गए।
मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, सभी लोगों ने देखा। यदि वो घटना स्वतंत्र, अगर यह घटना 1% भी सच्चाई होगी तो हमारे पार्टी के मन आप कैसे जान गए कि लोग, आप कैसे जान गए इतने व्यूवर्स देख लिए? आपने मोबाइल में चला, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, अभी कह रहे हैं मालूम नहीं, आप कैसे जान गए कितने व्यूवर्स हो गए, इतने फॉलोअर हो गए, इतने शेयर? मैं जब यहाँ, आप कैसे जान गए? सीधे सी बात अभी कह रहे हैं। अच्छा बात की जाए, राहुल जी आपसे ही सवाल करते हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप ही लोग जो मुद्दा उठाते हैं लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आपकी जब सरकार थी तब विपक्ष हमलावर था, आज आप लोग हमलावर हैं, तो लगातार जब घटना होती तो फिर आप लोग जो है हमलावर हो जाते हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। गुंडा राज है ये साहब गुंडा राज नहीं है, धरना देना है, गुंडई करना है और उनके पास दूसरा। आप लोग विपक्ष में धरना नहीं दे रहे थे, आप लोग सिलेंडर लेके नहीं बैठे थे, आप लोग सिलेंडर लेके नहीं बैठे थे, सांसद लोग सिलेंडर आलू धरने बैठते थे। आपकी तस्वीर आपको दे दिया जाएगा, आपको होंगे भी। आप चीजों के रेट घटे थे, बढ़े थे, आपको आधार कार्ड का आपका तर्क जहां पर है मैं जानता हूं, जिस चीजों के रेट घटे थे, बढ़े थे, उस चीजों को लेकर धरना दिया गया और जैसे ही किया गया, जैसे ही उस चीज को आप बताइए पूरा किया गया, हम लोगों का तर्क वितर्क वहीं से समाप्त हुआ है। मतलब आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपराधिक ग्राफ नहीं बढ़ रहा है? अभिषेक जी सवाल आपसे। देखिए, अपराधी अगर अपराध कर रहा है, ग्राफ पहले की अपेक्षा जो सपा सरकार बसपा सरकार है उससे हमारी सरकार बहुत कम कर रही है। नहीं है माननीय जो इनके सुप्रीमो रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका ग्राफ आपको इटावा बना दिया, बाकी कोई शहरी नहीं रहा। कहां गए हैं? ऐसा है अगर अपराध बढ़ रहा है तो बजट में कहां चले गए? इटावा मैनपुरी बन गया। लीजिए आप 100 नंबर लीजिए, क्या 108 कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। जिस एक गरीब आदमी जब किसी का कुंडी नहीं खटखटाने जाता है, उसके घर में कुछ बेबी प्रेग्नेंट होती है, उसे डिलीवरी कीजिए जाना होता है, फोन मिलाता है, तुरंत एम्बुलेंस 10 मिनट में आती है। और देख लीजिए दुर्घटना हुई सड़क पे, ये आप बताइए कितना नुकसान हुआ होगा? 112 प्रति गाड़ी में लिखने में कितना नुकसान हुआ होगा? राज्य सरकार का हुआ कि नहीं हुआ? आम जनमानस का पैसा गया कि नहीं गया? वो कहीं में कहीं इसमें कैसा नुकसान हुआ? कैसा नहीं नुकसान हुआ? आप बताइए, कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार की योजना आई, सरकार ने क्या योजना, उस कदम उसको 112 किया गया। 100 से 112 में क्या योजना आई आपकी बताइए, उसमें अंतर क्या है हमको बताइए। और क्या डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस आया ना, 2 का डिफरेंस क्यों आया? जनता के लिए 12 का डिफरेंस आया, 12 आया, मगर जनता के लिए तो वही काम आया ना। आप बताइए 100 नंबर लीजिए, जन धन योजना चला रही है, क्या हुआ इसमें आप बताइए, हम आपको बता देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में जब मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, अनेकों ऐसे योजना थे जो आम जनमानस को, गरीब जनता को, हर को फायदा मिलता था। आप आम जनमानस गरीब आदमी हो जो सड़क पे कोई उठाने को, कोई अस्पताल ले जाने, शौचालय आप देख लीजिए, वृद्धा पेंशन योजना देख लीजिए, गैस देख लीजिए। गैस आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। योजनाएं उनके द्वारा लाई गई। अपराध उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आप हर एक व्यक्ति देश में चले गए, आप किसी भी योजना के पास चले गए, लाभान्वित नहीं हुआ हो तो बताइए हमको। अच्छा बात की है तर्क और वितर्क की, हम बात कर लेते हैं। लगातार सोशल मीडिया में कटाचे देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहे कटाच कर रहे हैं तो योगी जी पे कटाच कर रही है, योगी जी के लोग मतलब बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी पे कोई टोटी चोर बता रहा है तो कोई जो है योगी आदित्यनाथ को और कुछ बता, मतलब इस तरह के कटाच कहां तक जुनून है? आपको लगता है इस तरह कटाच सोशल मीडिया पे होना चाहिए? देखिए, किसी के कटाच करने को व्यक्ति की अपनी जो भड़ास है उसको निकालने को कोई रोक नहीं सकता है। वो कहां तक सही है? हमारा ये सही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। भाई आप फेसबुक खोल लीजिए, ट्विटर खोलिए, कितने कटाचे फर्जी तरीके से अफवाह फैलाए, बदनाम करने की छवि को बदनाम करने का तरीका था और कुछ नहीं। कोई तरीका कौन सा बदनाम करने का तरीका था? उनका फर्श आप देख लीजिए, उनका कमरा देख लीजिए। आप ऐसे गायब हो गए जैसे कि आप पार्टी में रहे ही नहीं हो। अखिलेश यादव जी की आज आप देख लीजिए, आप फॉलोअर देख लीजिए, आप ट्विटर पे फॉलोअर देख लीजिए, फेसबुक पे फॉलोअर देख लीजिए। नहीं होती भाई साहब, जमीन पे उतरना पड़ता है। जमीन पे जब माननीय योगी आदित्यनाथ पैदल चलकर आज इतने बड़े हस्ती बने हैं। उन्होंने देश में चांदी की प्लेट में खाना नहीं खाया है, उन्होंने हाथों से रोटी खाई है। सबसे पहली पसंद माननीय अखिलेश यादव जी की है। आपका ग्राफ बहुत पहले का आप बता रहे हैं, कितना है उठा लीजिए, आप ग्राफ चेक कर लीजिए। सबसे ज्यादा फॉलोअर, सबसे ज्यादा देश कोरोना से प्रभावित है। अभी हाल की मैं फेसबुक पे फोटो देख रहा हूं, बिहार के तेज प्रताप यादव जी के साथ मैनपुरी घूम रहे हैं। बहुत सी चीज है, बहुत बताइए क्या क्या हुआ। देश परेशान कोरोना से है। आप कोरोना के लिए पत्रकारों के लिए कौन सा किट दे दिए? बस घुमा फिरा के पत्रकारों के लिए, घुमा गरीबों के लिए
प्रवासी मजदूर के लिए तो बात कीजिए, हमारा जो मुद्दा हमारा मुद्दा क्राइम का है, क्राइम के ग्राफ को कैसे रोका जाए इसकी ओर चर्चा करने का है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो भी पीड़ित फरियादी है वो आता चक्कर लगाता चला जाता। ये पूरी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रायबरेली की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से जो फरियादी है उनको न्याय अगर थाने स्तर पर मिल जाए तो उनको क्यों एसपी ऑफिस आना पड़े, क्यों डीएम कार्यालय जाना पड़े? तो क्या लग रहा है अक्षय जी, क्या फरियादों की सुनी नहीं जाती थाने स्तर पर या फिर सुनवाई करना कोई नहीं चाहता? फरियादों की बिल्कुल सुनी जाती है। जो भी फरियादी आता है, अब किसी फरियादी के सामने बहुत सारे लोग आ जाए तो उससे बात कभी स्पष्ट नहीं हो पाती। जिसका मामला है उसको कप्तान साहब, सीओ सिटी साहब, कोतवाल साहब, हो जाता है, कप्तान में आने के लिए हल्के का मुकदमा है वहां के संबंधित जो एसआई होते हैं उस लेवल से भी सुना जाता है। यदि हाँ विपक्ष क्या करता है, कोई मामला जान लेता है तो उसको प्रेशर डाल डाल के कि उसको कितना हाईलाइट किया जाए, जैसा कि आप पहले बता रहे हो धरने पे बैठ जाते तो उनको कोई अगर लालगंज की घटना थाने में ऐसी ना होती तो यहाँ एसपी ऑफिस के यहाँ क्यों आते हैं वहां के परिजन लोग, क्यों आए? असल बताइए क्यों आए? जब थाने में कहीं सुनवाई नहीं होती है, कहीं प्रशासन पूरी तरह मौन है, हर तरीके से लूट घसोड़ का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, हर तरीके से वो अपनी जेब भरने का काम कर रहा है इस सरकार में और बाकी कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार चरम पे। सरकार का कोई जेब भरने का कार्य नहीं कर रहा, ये आपकी मिथ्या है। क्यों? ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर प्रशासन जेब भरता तो कल ही संबंधित लालगंज में उनको निलंबित ना किया जाता। कार्रवाई नहीं होता, मुकदमा लिखिए, अगर जो मुकदमा लिखा जाए और पूरा थाना सस्पेंड किया जाए। एक को क्यों किया जाए? पूरा अगर जो गलत मजिस्ट्रेट जांच जिम्मेदार है जी, मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जांच आम जनमानस नहीं की जाती। नहीं, अपराध वो भी इस श्रेणी में आता है। जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अच्छा, कब तक कार्रवाई होगी आप इतना बता दीजिए मंच के माध्यम से। जांच बैठी गई है, जांच बैठने के बाद जो भी आदेश आता है वो आपके समक्ष होगा और आपके द्वारा ही वो प्रकाशित किया जाएगा, लोगों के बीच में होगा। मैं बार बार सिर्फ एक बिंदु को प्रकाशित कर रहा हूं, जो गलत होगा उसके खिलाफ जांच बैठेगी। मेरी सरकार न मेरी है न किसी की है। अगर दोषी कोई भी है, अपराधी कोई भी है तो उसकी सजा सिर्फ एक है, वो है जेल। कुछ नहीं है जेल वेल कुछ नहीं जा आप देख रहे हैं जो गलत किया गया, यहाँ कमरे और यहाँ बिल्डिंगें ध्वस्त की गई हैं, जो कमरे गलत किया गया हमारे सरकार ने सिर्फ कहा है ऐसा अगर अवैध है, गलत है, वो जेल में होगा। आप उठा लीजिए, मंत्री विधायक से लेकर लिस्ट निकाल लीजिए, कितने मुकदमा होंगे, कितने अपराधी, कितने वीडियो वायरल भी हो रही थी। हाँ, देख लीजिए, देखिए वो बाद में उस लिस्ट को बढ़ाया भी गया, जिस तरीके से क्या उसे दबाया गया, तत्काल हर तरीके से फेसबुक के माध्यम सब कुछ से हटवाया जाता है और हर आदमी जान गया। और उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर तरीके से फेल है, जो भी गलत होगा उसको जनता जान चुकी है। हमारे पैनल में बहुत शुक्रिया, आप हमको समय का कीमती समय आपने दिया। लेकिन जो हमारा मुद्दा था अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेके, तो उस पर बहस के दौरान जो निष्कर्ष निकल के आया तो बीजेपी कह रही है कि अपराध के ग्राफ कम हुआ, वही समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब जनता तय करेगी आखिर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। धन्यवाद।